और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और जोधपुर के औसिया से बड़ी खबर है, जहां भारतमाला रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई है और 2 बच्चे इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो ये इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि बड़ा हादसा हुआ है। 2 बच्चे समेत 4 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया है। दरअसल एक कार जो है वो ट्रक में जा घुसी। जसोल माजीसा धाम के दर्शन कर लौट रहे थे सभी लोग। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता जुड़ गए। अरुण, बड़ा भीषण ये हादसा हुआ है। तस्वीरें देख करके ही ये अंदाजा हो रहा है कि कितनी भयानक और भीषण ये टक्कर हुई होगी। क्या जानकारी मिल रही है इस पर? देखिए शुभेंदु, मैं बताना चाहूंगा, आप देखिए लगातार भारतमाला हाईवे पे जो है दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। पिछले 10 दिनों में अगर देखी जाए तो 5 से 7 बड़े हादसे हुए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। और आज का अगर बात की जाए तो आज भी जिस पे ट्रक खड़ी थी और ट्रक के पीछे से जाके स्कॉर्पियो घुस गई थी, जिसमें पति पत्नी की तो मौके पर ही मौत होगी। साथ ही जो स्कॉर्पियो में सवार 4 लोग और थे, जिसमें 2 बच्चे थे और 2 बड़े थे, उनकी गंभीर रूप से जो है कह सकते घायल हुए। उन्हें जो है ओसी अस्पताल लाया गया, उसके बाद उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल अब पुलिस है जो मौके पर जिस तरह से जो कार्रवाई होती है दुर्घटना के बाद में, वो कार्रवाई में लगी है। लेकिन कह सकते हैं भारतमाला पर इन दिनों एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रशासन को और पुलिस को एक जो है अभियान चलाकर वहां पर जो सड़क दुर्घटना है ब्लैक स्पॉट घोषित करना चाहिए और वाहन नियंत्रण करने के लिए जिस तरह से जो सुझाव होते हैं उसको लागू करना चाहिए। शुभेंद्र, ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण हर्ष इस पर जानकारी देने के लिए। और भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां उल्लू की तस्करी करते हुए 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और पकड़े गए लोगों के पास से 3 उल्लू मिले हैं। दरअसल दुर्लभ प्रजाति के जीवों की ये ऑनलाइन सेलिंग करते थे। जीवों को ऑनलाइन बेच करके ये खूब पैसा कमाते हैं। वहीं वन विभाग की टीम ने सीकरी में ये कार्रवाई की है। 2 तस्करों के पास से 3 उल्लू बरामद किए हैं। और इस दौरान ये बड़ी जानकारी भरतपुर से, जहां तस्करी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पकड़े गए लोगों के पास से ये 3 उल्लू मिले हैं और दुर्लभ प्रजाति के जीवों की ये ऑनलाइन सेलिंग करते हैं। जीवों को ऑनलाइन बेच करके पैसा कमाने का इनका काम है। लेकिन ये कहां से लाते हैं और कहां पर सप्लाई की है और किस तरीके से ऑनलाइन सेलिंग का इनका ये काम चलता है, ये सब चीज़ें जरा जानकारी हासिल करते हैं। ललितेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ललितेश, जरा बताइए कब से इनका ये पूरा ऑनलाइन नेटवर्किंग का काम चल रहा था और ये कहां से लाते थे और कैसे ये सप्लाई करते थे? बिल्कुल शुभेंदु, देखिए भरतपुर वन विभाग की एक बड़ी कार्रवाई है और जो सीकरी है यानी डीग का मेवात क्षेत्र वहाँ सीकरी पड़ता है, वहाँ के ये ठग थे या कह सकते हैं तस्कर थे। ये ऑनलाइन उल्लू या बेचने का काम करते थे। जैसे इसकी जानकारी भरतपुर वन विभाग को मिली तो वन विभाग के कर्मचारी ने इनसे संपर्क किया ऑनलाइन। तो 10,000 रुपये में सौदा हुआ। उनको वीडियो कॉल पर उल्लू बताए गए। उसके बाद में जो वन विभाग का अधिकारी था उसने सप्लाई करने के लिए इनको भरतपुर बुलाया। भरतपुर जैसे ही वो उल्लू को लेकर के पहुंचे, 3 उल्लू थे, तो वन विभाग की टीम ने इनको धर दबोचा। 3 उल्लू उनसे बरामद किए हैं और 2 लोग गिरफ्तार किए हैं। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान के डीएफओ मानस सिंह, उनका कहना है कि अभी इसमें और लोगों की भी मिलीभगत हो सकती है। पूरी जांच की जा रही है। 2 या 3 दिन में और लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। खासतौर पर ये जो लोग हैं ये आसपास के इलाकों से इनको पकड़ते थे। जहाँ डीग क्षेत्र है वहाँ वन है, काफी संख्या में वन क्षेत्र है, वहां से ये लोग पकड़ते थे और उसके बाद में ये ऑनलाइन बेचने का काम करते थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए ललितेश। तो ये ऑनलाइन जो है सेलिंग का काम करते थे और ये दुर्लभ प्रजाति के जीवों की ये ऑनलाइन बिक्री किया करते थे। वहीं कोटपुतली के बांसुर कस्बे में दिन दहाड़े युवक के अपहरण की वारदात सामने आई है, जहां करीब 1.5 दर्जन बदमाशों ने 3 गाड़ियों में सवार होकर के 21 साल के युवक हेम सिंह गुर्जर का अलवर रोड बाईपास से अपहरण कर लिया। बदमाशों ने रास्ते में गाड़ी बदलते रहे और रास्ते भर उसे लाठियों से बेरहमी से पीटते रहे। हेम सिंह गुर्जर कस्बे की एक लाइब्रेरी में शिक्षक हैं और वो रोज की तरह गांव से लाइब्रेरी आ रहे थे। जैसे ही वो अलवर बाईपास पर पहुंचा तो हाथ लगाए बदमाशों ने उसे जबरन एक गाड़ी में डाल लिया और घटनाक्रम को अंजाम देने में बदमाशों ने गाड़ी बदलने की तरकीब अपनाई ताकि उनका पीछा ना हो सके। बदमाशों ने युवक से 50,000 रुपये नगद छीन लिए और 1 लाख की फिरौती की भी मांग की। बदमाशों ने पीड़ित के पिता को फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। बदमाशों ने युवक को बैरोड के पास से एक होटल के नजदीक छोड़ दिया और फरार हो गए। इनमें से एक मारुति गाड़ी खराब होने के कारण छोड़ दी गई, जिसे पुलिस ने फिलहाल जब्त कर लिया है। हालांकि इतनी बड़ी वारदात के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। खेत में गए थे, वो खेत में ले जाकर मेरे साथ पीटा कुटा किया है
मारा है। डंडा वगैरह, सरिया वगैरह सारा सामान था उनके पास। 16-17 बंदे थे। मेरे पास 50,170 रुपये जेब में कैश थे। उन पैसों को भी छीना है उन्होंने। 1,000 रुपये मेरे पास बच गए थे उसमें से, और बाकी पेमेंट को वो सभी ले गए। वहीं कोटा की नयापुरा पुलिया के पास चंबल नदी में 12वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र का शव मिला है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और चंबल नदी से शव को बाहर निकलवाया है। पुलिस के मुताबिक मृतक छात्र की पहचान नयापुरा निवासी अंकित जैन के रूप में हुई है। छात्र अंकित जैन बीते कई महीनों से हाइपरटेंशन रोग से ग्रसित था। बीती रात खाना खाकर घर से निकला और उसके बाद वापस नहीं लौटा। सुबह अंकित का शव चंबल नदी में मिला है। छात्र ने आत्महत्या की है या फिर उसके साथ कोई हादसा हुआ, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो चंबल नदी में शव मिला है और खाना खाकर के दरअसल युवक निकला था और उसका चंबल नदी में शव मिला है। वहीं डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के देवली गांव में एक युवक ने अपने ही घर में फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अब आगे की जांच शुरू कर दी है। दरअसल दोवड़ा थाने के एएसआई सुशील दशोरा ने बताया है कि देवली गांव के रहने वाले लक्ष्मण परमार ने इस मामले पर रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट में बताया गया कि उसका बड़ा बेटा संजय परमार गुजरात में मजदूरी का काम करता था। सप्ताह भर पहले ही वो घर आया था और संजय घर के अंदर फांसी पर लटका हुआ था, जिस पर परिजनों ने उसे फंदे से नीचे उतारा और जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर विकसित राजस्थान को लेकर के सीएम ने एक बैठक की है। दरअसल विकसित राजस्थान 2047 को लेकर के एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है और मुख्यमंत्री लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। बाकायदा इस पर एक समीक्षा बैठक की गई है। आपका विभागों के लक्ष्यों को साधने के लिए यह बैठक की गई है। दरअसल मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है। विभागों के लक्ष्य और कार्य योजना के बारे में इस बैठक के जरिए विस्तृत रूप से अधिकारियों ने जानकारी दी है और विकसित राजस्थान को लेकर के जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए बैठक की गई। 2047 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार और खास करके मुख्यमंत्री इसको लेकर के अधिकारियों के साथ बैठे हैं। कार्य योजना पर चर्चा हुई, विभागों के लक्ष्यों को भी तय किया गया और साथ ही कैसे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाया जाए उस पर जो अलग अलग पहलू हैं चर्चा की गई है। 20,000 करोड़ का घोटाला, उसमें फंसे मंत्री जी, लेकिन सवाल यह है कि इसमें और कितने राजदार हैं या फिर मंत्री जी ही असली गुनहगार हैं। जी हां, राजस्थान के चर्चित जल जीवन मिशन घोटाले में महेश जोशी पर ईडी का शिकंजा कस चुका है, लेकिन सवाल यही है कि क्या महेश जोशी इस घोटाले के सबसे बड़े चेहरे हैं या फिर वो किसी का मोहरा है। मैंने कोई गड़बड़ी नहीं करी, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक गिरफ्तारी को लेकर बड़ी चर्चा है और गिरफ्तारी है पूर्व सीएम अशोक गहलोत के करीबी और पूर्व मंत्री महेश जोशी की। दरअसल ईडी ने पूर्व मंत्री को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं कोर्ट ने उन्हें 4 दिन के रिमांड पर सौंप दिया है। जल जीवन मिशन में करीब 9,000 करोड़ के कथित घोटाले के मामले में जयपुर ईडी ऑफिस में चली लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश जोशी पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। उनसे ईडी ने गुरुवार को करीब 8 घंटे तक पूछताछ की और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया। क्या है जल जीवन मिशन घोटाला? केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना से जुड़ा है। 2021 में पीएचईडी से 2 ठेकेदारों ने करोड़ों के टेंडर हासिल कर लिए। श्याम ट्यूबवेल और मैसर्स गणपति कंपनी को टेंडर मिले। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र दिखाकर टेंडर हासिल कर लिए। गणपति ट्यूबवेल कंपनी ने 859 करोड़ के टेंडर हासिल किए। श्याम ट्यूबवेल कंपनी ने 120 करोड़ के टेंडर हासिल किए। घोटाले का खुलासा होने पर एसीबी ने जांच शुरू की। कई भ्रष्ट अधिकारियों को दबोचा। ईडी ने जोशी के सहयोगी संजय बड़ाया को हिरासत में लिया। सीबीआई ने 3 मई 2024 को केस दर्ज किया। ईडी ने जांच पूरी कर 4 मई को दस्तावेज एसीबी को सौंपे। 20 अक्टूबर 2024 को महेश जोशी पर एफआईआर दर्ज हुई। 24 अप्रैल 2025 को महेश जोशी हिरासत में लिए गए। मेरी पत्नी मरणासन स्थिति में है
और मैंने रिक्वेस्ट की मुझे मेरे खिलाफ केस बनाया गया है। मैंने कोई गड़बड़ी नहीं करी, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई करी है उनका बयान लेके मेरे खिलाफ कोई बात नहीं। जोशी पर आरोप है कि उनके कार्यकाल में जल परियोजनाओं में भारी भ्रष्टाचार हुआ, फर्जी टेंडर पास किए गए और बिचौलियों को फायदा पहुंचाया गया। ये मामला सामने आने के बाद अगस्त 2023 में एसीबी ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था और सितंबर 2023 में एफआईआर दर्ज हुई थी। ये मामला सामने आने के बाद अगस्त 2023 में एसीबी ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं अब इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी पर खूब सियासत भी हो रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण बताया। गहलोत ने कहा कि ये गिरफ्तारी ऐसे समय में की गई जब उनकी पत्नी करीब 15 दिन से जयपुर के एक अस्पताल में बेहोशी की हालत में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। जबकि इस घोटाले का मुद्दा उठाने वाले मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि बड़ी मछली पकड़ में आ गई है, अब कई अधिकारी भी ईडी के रडार पर हैं। मीणा ने कहा कि ये घोटाला 20,000 करोड़ का घोटाला है, गहलोत केवल राजनीति कर रहे हैं। लोग कह रहे थे कि मछली पकड़ी जा रही है, मगरमच्छ नहीं पकड़े जा रहे। 60 थानेदार पकड़े, उसमें एक आरएस पकड़ा। तो आपको सबको ध्यान है कि जल जीवन मिशन का घोटाला हमने उजागर किया था। मैंने 3 दिन तक अशोकनगर थाने पर एफआईआर दर्ज करने का धरना दिया था। एफआईआर दर्ज नहीं की, उल्टा मेरे को गिरफ्तार करके ले गए। लेकिन मेरे को बड़ी संतुष्टि है कि राज्य सरकार हो चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, वो करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पर भरोसा करती है। देर हुआ लेकिन अंधेर नहीं हुआ। आखिर में महेश जोशी, जिनके प्रमाण मैंने ईडी को दिए थे, वो सही पाए गए और उनको गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस मामले में महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में लोगों में भारी आक्रोश है। लोग रैली निकालकर, बाजार बंद रखकर, नारेबाजी कर, कैंडल मार्च निकालकर आतंक के रहनुमाओं पर एक्शन लेने की अपील कर रहे हैं। ये आप देखिए किस तरीके से लोगों के द्वारा ये विरोध जाहिर किया गया, प्रदर्शन किया गया और आतंक परस्त जो लोग हैं, जो पाकिस्तान है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त और बड़ी कार्रवाई करने की यहां पर ये लोग मांग कर रहे हैं। और राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है, जहां शुक्रवार को जम करके ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आतंकी हमले पर देश भर में लोगों का गुस्सा फूट रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग इस जघन्य घटना के विरोध में साथ खड़े हो गए हैं। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है, जहां कोटा से लेकर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर सभी जगह सर्व समाज के लोग साथ खड़े होकर आतंकवाद को सबक सिखाने की मांग करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात राजधानी जयपुर की, जहां बड़ी चौपड़ पर अल्पसंख्यक मोर्चा ने आतंकवाद का पुतला जलाकर इसका विरोध किया। इस दौरान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और आतंकवाद पर करारी चोट की पीएम से अपील की। पहलगाम में जिस तरह की घटना की है, सबसे पहले तो हम उसकी बड़ी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी और घटनाएं जो हुई हैं, हमें बड़ा दुख है। पूरे देश के अंदर आज शोक का माहौल है और हम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके अंदर बड़ा आक्रोश है, क्योंकि हम चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी अब कड़ा कदम उठाएं और जिस तरह की जो नाकारा हरकतें हमारे पड़ोसी मुल्क के जो लोगों ने की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से पूरा विरोधाभास देखने को मिला है? नहीं, ये जिस तरीके से ये कायराना हरकत की है हम उसकी मजम्मत करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि बहुत जिंदा दिल इंसान है, उनसे ये गुजारिश करते हैं क्या वो पाकिस्तान को ये मौका है सबक सिखाने का, उसको नेस्तो नाबूद करने का और पीएलओ को अपने भारत में कब्जा करने का। वहीं कोटा में भी इस आतंकी हमले के विरोध में वीएचपी के आह्वान पर बंद रखा गया, जहां ज्यादातर बाजार बंद रहे। सभी लोगों ने साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ साथ खड़े होने की बात कही।
जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतरे। इस दौरान सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर शहर बंद को सफल बनाया। हर हिंदुस्तानी का खून खोल रहा है। ये केवल उन 26 हमारे नियत नौजवानों पर नहीं, युवाओं पर नहीं, हर भारतवासी के ऊपर ये हमला है। और ये हमले लगातार पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी और इस देश में बैठे हुए जो जयचंद हैं, जो खाता देश का है लेकिन गाता पाकिस्तान का है, अब उन लोगों को सबक सिखाने का समय आ चुका है। पाकिस्तान से तो निमटना ही है, साथ ही साथ ऐसे लोग जो पूरे देश में बैठे हुए हैं, जो ऐसे आतंकवादियों को शरण देते हैं, जो ऐसे आतंकवादियों की मदद करते हैं, और पाकिस्तान अब भी अपनी उस पर इतरा रहा है। तो आज नरेंद्र मोदी जी को ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि अब समय केवल सिंधु जल समझौते का नहीं है, अब केवल कुछ कूटनीतिक निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है, अब सीधा आर पार की लड़ाई का समय आ चुका है। सिर्फ यही नहीं, प्रदेश के कोटपुतली, झुंझुनू, राजसमंद, हनुमानगढ़ सभी जगह से बस एक ही आवाज सुनाई दी, आतंक पर इस बार हो फाइनल वार। कोई हाथों में तख्तियां लिए नजर आया तो कोई हाथों में झंडा लेकर, कोई नारेबाजी कर रहा था तो कोई पुतला जला रहा था। सभी की जुबान पर बस पाकिस्तान को सबक सिखाने की लाइन थी। सरकार से यही निवेदन करेंगे कि इसका मुंह तोड़ जवाब दें, अगर संभव है तो ठीक है, वरना देश का एक एक बच्चा, एक एक युवा इस युद्ध में साथ है देश के। एकत्र होकर लड़ाई लड़नी है। आज हनुमानगढ़ के अंदर संपूर्ण समाज के लोगों ने बंद का आह्वान किया, जो बहुत सफल रहा, और भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसलिए मैं पुनः एक बार कहना चाहूँगा और कड़े शब्दों में इस आतंकवाद की मैं भर्त्सना करना चाहता हूँ। भारत सरकार से ये डिमांड करते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, भयंकर तरीके से। शहर के साथ साथ हमारी अनाज मंडी तोला धान का यूनियन ने पूरा सहयोग दिया है और जरूरत पड़ने पर हम बॉर्डर पर जाके लड़ने को भी तैयार हैं। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राजनीतिक गलियारों से भी एक्शन की मांग उठ रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जहां कहा कि सरकार घटना को लेकर उचित कार्रवाई कर रही है, वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने भी इसको लेकर तत्काल आतंक के पोषक तत्वों का इलाज करने की बात कही है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आतंकवाद की घटना के प्रति गहरे रोष के साथ उन्होंने देश की भावनाओं के साथ उन्होंने अपनी बात कही है पटना के अंदर, और निश्चित रूप से आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होगी। और दुनिया के सारे देशों ने इस आतंकवादी घटना के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है, और ऐसी आतंकवादी कोई भी कार्रवाई के प्रति उन्होंने निंदा व्यक्त की है, और ऐसी घटना के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा अन्य देशों के लोगों ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की है। पहलगाम का जिस तरह से डॉक्टर साहब जो आतंकी हमला हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। जयपुर का भी एक युवक उसमें शहीद हो गया। पीएम मोदी ने कुछ कड़े फैसले लिए हैं, क्या लगता है इसके बाद अब देश कुछ बड़ा करने वाला है, युद्ध की जैसी स्थिति है? अब ये तो नहीं कहा जा सकता युद्ध होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का बयान जो आज हमको पढ़ने को मिला, उनका कहना ये है कि दुनिया के किसी कोने पर वो आतंकवादी छुपे होंगे, उनको इलाज किया जाएगा, और ये होना भी चाहिए। पूरा देश ये चाहता है कि इनोसेंट आदमी जो घूमने गए, वो भी जो हिंदू नाम देखकर उनको मारा गया, ऐसा चुन चुन के ऐसा आतंकवादी जो हमला करते हैं, वैसे ऐसी कभी छटनी शायद नहीं हुई होगी जिन 28 लोगों को मारा, छांट छांट के पत्नी के सामने पति को बेरहमी से मारा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर देश में गुस्सा उबल रहा है। सभी को बस इंतजार है आतंक के रहनुमाओं पर एक्शन का, क्योंकि ये एक बार का नहीं, बार बार आतंक के आका देश को दहला जाते हैं और हम बस कार्रवाई की बात कहकर चलता कर देते हैं। लेकिन ये मौका है या फाइनल स्ट्राइक का। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।